वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मासूम फलस्तीनियों की बात करें तो दुनिया में अमन की अपीलों के बावजूद इसराइली फौज की दरिंदगी जारी है। ताज़ा तरीन हमलों में एक सहाफ़ी समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिससे शुहदा की मजमूई तादाद 250 तक पहुंच गई है। बमबारी के दौरान गजा की मजीद जो रहायशी इलाके उनको ज़मीन बोस कर दिया गया है। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज ने एहतजाज करने के बाद जो है सीधी गोलियां बरसाई हैं। कहूँ कि ये जो आपने कहा ना कि 200 से ज़ायद, इसमें 50 से ज़ायद जो है वो बच्चे शामिल हैं और ये बहुत ही एक अफसोसनाक है। कई अफराद की शहादत और ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं और इसराइली जारियत और बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया, फ़लस्तीनी परचम किए गए और फ़लस्तीनी परचम लहराए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इसमें पेश हैं और इसमें आलमी बरादरी के किरदार जो है उसको वो किरदार अदा करे, इस चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया है। अमेरिका ने वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए सीज फायर की करारदादों को यानी उसको ब्लॉक कर दिया और फलस्तीन की सूरत हाल आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जो क़यादत है उसमें उसकी क़यादत में 5 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के वफ़द के साथ न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं, जहाँ वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाएंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी इम्तियाज़ गिल साहब ने। इम्तियाज़ साहब, मेरा सवाल ये है कि हम एक पैटर्न देख रहे हैं इसराइल की रवैये का भी, यानी इसराइल जो है वो पिछले 70-80 साल में आप देखें तो एक वेव आती है जिसमें वो फ़लस्तीन पे चढ़ाई करता है, जुल्म सितम करता है और उसके बाद एक वेव जो है वो करारदादों की भी आती है। इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है? क्या ये इसी तरह रहेगा या इसराइल अपनी हरदर्मी की रवायत को इसी तरह बरकरार रखेगा या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा? देखिए, जो लोग तवक्को करते हैं कि इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा, मेरा ख्याल है वो कोई बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदाना उनकी सोच नहीं है। 1947-48 से जो पैटर्न चला है फ़लस्तीन में और इसराइल में, आप देखें कि 1967 में उन्होंने कितने बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया था। तकरीबन 80% जो फ़लस्तीनी इलाका है वो उस पर अब तक कब्जा हो चुका है इसराइलियों का, मुख्तलिफ हीलो बहानों से गुज़श्ता 50 बरसों के दौरान। अब अगर किसी की ये तवक्को हो कि ये तमाम इलाके फ़लस्तीनियों को वापस मिल जाएंगे और उनकी रियासत उन इलाकों पे कायम होगी जो कभी फ़लस्तीनियों के ज़ेर कब्ज़ा थे, ये कभी नहीं होगा। दुनिया जो है वो चूँकि उसूल पे नहीं चलती है, दुनिया जज्बात पे नहीं चलती है, बल्कि इसको कहते हैं बड़ी कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशंस होती हैं। सियासी मामला है, इक़्तिसादी मामला है, सिर्फ दुनिया की आबादी का 1% भी नहीं है इसराइल, लेकिन आप अगर वसाइल देखें तमाम यूरोप में और अमेरिका में मिला के जो कि यहूदियों की मलकियत हैं, वो शायद 15-20% कम अज़ कम जो असासे हैं वो यहूदियों के कब्जे में हैं और उसी वजह से वो बड़ी ताकतों की सियासत को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। लिहाजा ये ज़बानी जमा खर्च होगा हर जगह पे, सिविल सोसाइटी उस पर शोर मचाएगी, मुजाहरे करेगी इन अफसोसनाक वाक़यात पे, लेकिन हुकूमतें एज सच कभी भी नेतन्याहू यानी वज़ीर आज़म इसराइल को उसकी मजम्मत कभी नहीं करेंगे। मतलब आप अगर देखा जाए तो ये जो यूरोप के अंदर भी काफ़ी सारे मुजाहरे नज़र आए हैं अवाम के हवाले से, मैं कह रहा हूँ रियासती पॉलिसी अपनी जगह पे, लेकिन अवामी एक जो राय है, क्या वो अवाम का जो एहतजाज है वो रियासती पॉलिसियों पे असरअंदाज होने की ताकत रखता है क्या? देखिए, जो हमने देखा है गुज़श्ता 25-30 बरसों में इस किस्म की मामलात में, जिसको कहते हैं जियो पोलिटिकल मामलात, उसमें अवामी एहतजाज कोई हैसियत नहीं रखता है। बल्कि मैं देख रहा था कि सदर जो बाइडन, अमेरिका के सदर, जब जवान थे, एक कांग्रेस में सेनेट में एक तकरीर वो कर रहे थे, आज से 35-40 बरस पहले की है वो, और उसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि अगर हम इसराइल को सालाना $3.5 अरब देते हैं इमदाद के तौर पे, तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और अभी भी सालाना $3.5 अरब एक इमदाद के तौर पे, तोहफे के तौर पे इसराइल आते हैं अमेरिका से। और कामिला हारिस नायब सदर ने गुज़श्ता 3-4 दिन पहले कहा भी कि आइंदा 10 साल में हम इसराइल को
38 अरब डॉलर देंगे और उसके साथ हमारा यही सबसे बड़ा इजहार यकजहती है, एंड दिस इज नॉट अ बिग प्राइस। सो हमें तमाम लोगों को, चाहे हमारी हुकूमत है या हमारे पाकिस्तानी हैं या दूसरे मुसलमान हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आया शोर शराबा करने से, मुजाहरे करने से, प्रॉपर्टीज़ को जलाने से इसराइल पे या फ़लस्तीनियों के हवाले से बैन अक़वामी जो पॉलिसी है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। मेरा ख्याल है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे इम्तियाज़ गुल साहब आप ये नहीं समझते कि ये जो भी करंट ये फ़लस्तीन का मसला और इसराइल का मामला जारी है, इस पर अमेरिका का जो स्टैंड है, चीन ने बहुत सख्त तनकीद भी की है, तो अमेरिका का ये जो वीटो पावर का इस तरह इस्तेमाल करना है, ये अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ गैर मौसर सा नहीं कर रहा? तो अक़वाम मुत्तहिदा मौसर कब थी? अक़वाम मुत्तहिदा तो मौसर सिर्फ पाकिस्तान जैसे, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में है। और आपको हमें याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान पे भी जब बमबारी शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2001 में, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद उस हवाले से 21-22 अक्टूबर को आई थी। अमेरिका ने बमबारी 7 अक्टूबर को शुरू कर दी थी। इराक में भी यही हुआ था, जब उन्होंने हमले का फैसला किया तो सिर्फ बरतानिया उसके साथ था, बाकी 3-4 बड़े ममालिक ने उनका साथ नहीं दिया, जो कि बाद में शामिल हो गए जंग के समरात से फ़ायदा उठाने के लिए। आपको मालूम है जंग के समरात क्या होते हैं कि पहले ये बमबारी करते हैं, बर्बादी तबाही करते हैं, तो उसके बाद बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स आ जाती हैं तामीर नौ के नाम पे, असलहा के नाम पे। सो ये आपस में जुड़े हुए मफादात हैं, उसकी वजह से फ़लस्तीनी बेचारे यूं ही पिसते रहेंगे। उनकी जो क़यादत है, जिन्होंने इस दफ़ा मौका फराहम किया ये रॉकेट फायर करके, उनको भी बड़े सोचना पड़ेगा कि वो एक हसार में रहते हैं। अब नाजरीन के लिए मैं बताता चलूं, उनको कई को आइडिया भी होगा कि गाज़ा और रमल्ला जो है वो बिल्कुल एक पिंजरे की मानंद है, उसके चारों तरफ इसराइली कंट्रोल है, चारों तरफ। तो इसराइल की इजाज़त के बगैर हम ना गाज़ा जा सकते हैं ना रमल्ला जा सकते हैं, जहाँ पे फ़लस्तीनी रियासत का जो हेड क्वार्टर है। तो मुकम्मल तौर पे वो इसराइल के शिकंजे में है। इसके मुकम्मल तौर पे इन द सेंस के आपका अगर खुल्लम खुला जो आना जाना है वो तमाम तर इसराइल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर कोई ये सोचे कि रमल्ला में या मगरबी पट्टी में, गाज़ा में वो बैठ के इसराइल को मुसख्खर कर लेंगे या इसराइल को अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करने पे मजबूर कर देंगे, तो बड़ी खामख्याली है। खामखा कितने हज़ार, 60,000 के करीब फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग भी थे उसमें, वो बेघर भी हो गए। ये आप बता रहे थे 200 के करीब शहीद भी हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि आया इस किस्म के ये जो रॉकेट, बिल्कुल वो भी घर के बनाए हुए रॉकेट हैं, ये चलाने से आपने इसराइल का क्या बिगाड़ लिया? बल्कि उल्टा मजीद फायर फ्रॉम इसराइल, यानी मजीद बमबारी शदीद किस्म की उन्होंने उसकी दावत दी। और उसका नतीजा क्या हुआ? नेतन्याहू जो कि हुकूमत नहीं बना पा रहा था, अब उसके मुखालफिन जो सियासी ग्रुप बना रहे थे वो भी उससे तायब हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इसने जंग शुरू की है और जंग के नाम पे मकबूलियत में मजीद इजाफा होता जाएगा। साहब ये बताइए कि जिस तरह यूरोप में हमने एहतजाज देखा है, अमेरिका में भी एहतजाज देखा है, मतलब रियासतों के जो मफादात हैं, चले वो तो एक पेचीदा साइंस है, लेकिन एक इज्तिमाई शऊर जो है, मतलब जिस तरह हमने देखा है कि लाखों लोग जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया सारा, ये चीज़ अरब ममालिक में, अब मैं अरब ममालिक की जो रियासती मामलात हैं उनकी बात नहीं कर रहा, आम आवाम की बात कर रहा हूँ कि मतलब OIC की करारदाद के बाद एक तो उधर से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, और दूसरा यह है कि वहाँ पे हमें उस तरह के प्रोटेस्ट नजर नहीं आया, उस तरह के एहतजाज नजर नहीं आया। मैं इज्तिमाई शऊर की बात करूँ, आवाम की बात करूँ। जी, तो उसमें देखें, उनको इससे मेरा ख्याल है कि आम तौर पर लोगों को फ़लस्तीनियों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, ख़ास तौर पे अरब ममालिक में, क्योंकि उनका मतम नज़र इस वक्त तमाम तर इक़्तिसादी है। इक़्तिसादी ताल्लुकात देखें ना, जिस तरह साबिक़ सदर ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात पे प्रेशर डाल के इसराइल को तस्लीम भी करवा लिया, राब्ते भी बहाल करवा दिए, तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि जितनी भी ये अरब रियासतें हैं, चूँकि ज़्यादातर मोनार्कीज़ हैं, यानी बादशाहतें हैं, और वहाँ पे अवाम जो मर्जी कर लें, होता वही है जो बादशाह सलामत चाहते हैं, और बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि लोग घरों में रहें, उन्हें एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि 6 अरब डॉलर के लिए IMF के मोहताज होते हैं, उनमें उनको ये आगे करते हैं शायद एक कि आप आएँ, आप मुसलमान मुल्कों के और फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए आके खड़े हों, हमें लीड करें।
اب ترکی کا آپ دیکھیں کہ اردوغان صاحب شور بہت مچاتے ہیں، ان کی ایئر لائن ابھی تک منقطع نہیں ہوئی ہے، ابھی تک وہ ٹیل اویو جا رہے ہیں. 80%، 90% ایئر لائنز ٹیل اویو نہیں جا رہی، مظاہروں کی وجہ سے، کئی جگہ پہ یکجہتی کی وجہ سے نہیں جا رہے فلسطینیوں کے ساتھ. ترکی کی ٹرکش ایئر لائنز نے اپنا سلسلہ ابھی معطل نہیں کیا ہے. تو پاکستان کی قیادت کو بھی یہ جو ہم اچھل کے ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے. امتیاز گل صاحب، آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے. امتیاز گل صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ تو میں آخری ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی، مطلب اگر دیکھا جائے تو اس پورے سینیریو میں پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ کافی متحرک نظر آئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی اور اب ترکی گئے، پھر وہاں سے پیرس گئے، پھر ابھی نیو یارک میں ہیں. سفارتی سطح پہ ان چیزوں کا کوئی اثرات ہوں گے؟ زیرو. میرا اپنا یہی خیال پر سے بہت کچھ حاصل ہوگا. امتیاز گل صاحب، ویسے آپ بہت ہی مطلب حقائق ایسے ہی تلخ ہوتے ہیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح ہی ہوتی ہے. کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی کوئی ایسا طریقہ کار، یہ تو تمام چیزیں ہم نے کر دیں کہ حقائق ہیں، کچھ اس طرح کی حقیقت بتائیے کہ اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے، کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی کوئی حل؟ اس کا بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو لوگ حماس کے پیچھے ہیں، حماس کو چلا رہے ہیں، انہیں سوچنا ہوگا کہ وہ ایک ہاری ہوئی جنگ کیوں خواہ جیتنے کی کوشش میں لاکھوں فلسطینیوں کی جان و مال کو، ان کی معیشت کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. ایک حقیقت ہے، حقیقت آپ کو قبول کر لینی چاہیے کہ غزہ کی پٹی ہے، رام اللہ ہے، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں. آپ کس طریقے سے اسی کو اگر محفوظ کر لیں، اور اسرائیل کے ساتھ، مطلب لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے بڑی جذباتی قوم ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ آپ اس قسم کی احتجاج اور اس قسم کی مزاحمت جاری رکھ کے وہ اسرائیل کو مسخر کر لیں گے، اسرائیل کو مجبور کر لیں گے فلسطینی ریاست جو کہ فلسطینی جس انداز میں چاہتے ہیں قائم کرنے کے لیے، ایسا میں نہیں سمجھتا کبھی ہوگا، کیونکہ عالمی قوتیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں ہیں. دنیا بھر میں امتیاز گل صاحب، صرف آخری مجھے تھوڑا سا مختصر جواب دے دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، مطلب یہ ہے حقیقت ہے، لیکن جو عام آدمی ہے اس کا جو احتجاج ہے، مطلب دیکھیں ایک رجسٹر تو آپ کو کروانا پڑتا ہے، مطلب اخلاقیات کے حوالے سے بھی. میں باہر نکل کے اگر فلسطین کے حوالے سے بات کرتا ہوں، چاہے وہ اتنی موثر، لیکن ایک دوسرا ہو سکتا ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کی جائے. اس خاموشی اختیار کرنے کے بجائے یہ جو بھی احتجاج کی جو بھی صورت ہے، کم از کم وہ تاریخ کے جو کیا کہتے ہیں صفحے ہیں ان پہ رجسٹر تو ہونی چاہیے. یہاں تک آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو غریب آدمی ہے، جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، آپ کہیں کہ جی ہم نے امریکہ، اسرائیل، جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہیں، جہاں پہ ان کے شیئرز ہیں، اس کا ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اب بائیکاٹ کریں گے تو یہاں پہ پیپسی ہے، کوک ہے، میکڈونلڈ ہے، KFC ہے. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت ہی زبردست قسم کی گفتگو کی، کچھ تلخ حقائق جو ہے وہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھے، اور لیکن بہرحال ہنا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی وہ احتجاج جو ہے وہ عام آدمی کا، عوام کا، وہ اپنی جگہ پہ ایک تاریخ کے صفحوں میں رجسٹر کرانے کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ ظلم یا کسی بھی حوالے کو دیکھ کو بالکل خاموش ہو جائیں تو وہ بھی شاید کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. باقی وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ یقیناً بہت ہی تلخ حقیقت حقائق تھیں. بالکل. یہاں لیں گے ایک بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد.